और हम लोगों ने से आगे उनको जाने नहीं दिया। तो वहीं बैठ के फिर हम लोग जमीन पे बैठे, फिर हमने उनको ये याद दिलाया कि हम लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं उनके उस वादे का, और हम लोगों ने इलेक्शन से पहले जो आपकी जो एक सीक्वेंस थी उसका आखिरी हिस्सा जो है बकाया है। इलेक्ट्रेशन भी हो गई, इलेक्शन भी हो गया, लेकिन स्टेट होल्ड नहीं मिला। एक तो वो था, उस बारे में भी आप लोगों से बात करना एक लाजमी था। दूसरा, यहाँ मौसमी हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और बदकिस्मती से कुछ जाने भी ज़ाया हुई जुम्मू डिवीजन में। उस हवाले से भी जो आपके खदशात हैं और जो हुकूमत की तैयारी है उसके बारे में आपसे बात करेंगे। ये कुछ मौजू हैं जिस पे बात करना लाजमी है। उनकी सतह पे भी कुछ बदलाव आने वाले हैं, कुछ वहाँ पे भी सियासी बदलाव है, उस पर भी बात करना लाजमी है। आप सब साथियों से गुजारिश है कि मोहम्मद साहब के इब्तिदाई कलमात सुनने के बाद जिस साथी ने कोई सवाल पूछना हो तो वो हाथ खड़ा करे और हम उनके पास माइक लें। लेकिन गुजारिश यही होगी कि पहले एक ही सवाल करें क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है। उसके बाद आपको अगर वक्त बचा तो दोबारा बोला जाएगा, और जो साथी एक सवाल करें और उसको आप रिपीट ना करें मेहरबानी करके। मैं गुजारिश करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि वो इंट्रोडक्शन करके कुछ आपके सामने कुछ ख्याल रखें, उसके बाद हम आपसे सवाल लेंगे। तो आप सब प्रेस के दोस्तों का मैं शुक्रगुजार हूं कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। ये हुकूमत की तरफ से नहीं रखी जा रही है। अगर ये हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो या तो SKICC में हम कर रहे होते या बैंक्वेट हॉल में। तो मैं पहले इस चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ गवर्नमेंट ने आपको नहीं बुलाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर होने के नाते मैं और मेरे साथी जो हैं आज आपसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुखातिब हो रहे हैं। वो कहते हैं गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो लोग कोशिश ही नहीं करते उन लोगों के लिए उंगली उठाना, मुखालफत करना, सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात और हमारी कोशिशों को छोटा दिखाना कोई मामूली चीज़ नहीं है। लेकिन ये हम पहली मर्तबा नहीं देख रहे हैं। आप में से कई दोस्तों को याद होगा जब ठीक इसी तरह कई साल पहले जम्मू कश्मीर की असेंबली ने यहाँ की खुदमुख्तारी को बहाल करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया। उस रेजोल्यूशन के पास होते ही दो तरफ से उसकी मुखालफत हुई। एक यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर वो लोग जो आज़ादी का नारा लेके चल रहे थे, सबसे पहले मुखालफत वहां से आई। उन्होंने कहा हम तो जम्मू कश्मीर को आज़ाद करने के लिए निकले हुए हैं। कुछों ने कहा हम जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जोड़ने के लिए निकले हुए हैं। ये जो असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया है ये सिर्फ और सिर्फ हमारी कोशिशों को कमज़ोर और नाकामयाब करने के लिए है। हम इसको लकारते हैं। तो उस बड़े कदम को पहले ही यहाँ कुछ लोगों ने कमज़ोर करने की कोशिश की और इस असेंबली के रेजोल्यूशन से मरकज की उस वक्त की हुकूमत नाराज तो हुई। उस नाराजगी का नतीजा ये था कि यहाँ की लोगों की आवाज को कमजोर करने के लिए, यहाँ के लोगों की आवाज को डाइल्यूट और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उन्होंने एक नई जमात को साल 2000 में जन्म दिया। वो जमात सिर्फ और सिर्फ उस
अंदरूनी खुदमुख्तारी के रेजोल्यूशन का नतीजा था। नतीजा ये कि ना आज़ादी वाले आज़ादी लाए, ना हमें पाकिस्तान के तरफ लिया। जो पार्टी साल 2000 में उभर के आई वो आज भी इसी कोशिश में है कि किसी न किसी तरह यहाँ के लोगों की आवाज़ जो है वो कमज़ोर हो जाए, वो बिखर जाए। और आज दोबारा हम उस तरह के हालात देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के साथ किए हुए वादे वो पूरे हों, उसके लिए हम एक प्रोग्राम के तहत मरकज को याद दिलाने के लिए दिल्ली गए। हमने उस प्रोग्राम में यहां तमाम सियासी पार्टियों को दावत दी। हमने कहा ये हमारा एक साझा मामला है, ये किसी के घर की बात नहीं है, किसी के जमात की बात नहीं है, हुकूमत की बात नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर की बात है। आइए जुड़ जाइए, मिलके वहां बात कर लेंगे। न सिर्फ वो नहीं जुड़े बल्कि हमारी कोशिशों को नाकामयाब करने की मुकम्मल कोशिश, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं रिडिक्यूल, इन्होंने अपने तरफ से कोई कोशिश नहीं रखी कि हम जो है अपने मकसद में नाकामयाब हों। इस एहतजाज से मरकज की हुकूमत का अब रवैया क्या रहेगा, वो अब क्या करेंगे, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। लेकिन इस बात का अफसोस है कि जो लोग अपने आप को जम्मू कश्मीर के लोग के हमदर्द कहते हैं, वो इन मौकों पे अपनी हमदर्दी भूल जाते हैं और क्या कहते हैं, आप जाइए और पहले 370 की बात करिए, जम्मू कश्मीर के खसूसी दर्जे की बात करिए। अब हमने कब वो बात नहीं की जब आप लोगों ने बीजेपी को यहां लाके बसाया। हम ही वो लोग हैं जो उस वक्त ये बात कर रहे थे जब आपने अपना सारा एजेंडा छोड़ के नरेंद्र मोदी साहब के बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। हम अपने एजेंडा पे खड़े रहे, लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, उन्हें कुछ या तो वो पढ़ते नहीं है या पढ़ने के बाद उस चीज को नजरअंदाज करना चाहते हैं। वो कहते हैं आप 370 लाइए, तो कहते हैं आप जम्मू कश्मीर की स्पेशल स्टेटस लाइए। लेकिन मैं उनसे पूछता हूं, जो उनमें से पढ़े लिखे लोग हैं, वो मुझे बताएं बिना रियासत के 370 का मतलब क्या है, बिना रियासत के 371 के मायने क्या है। आखिरकार जो भी स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का होगा, चाहे उसको 370 की सूरत में लें या आप उसको कोई और शक्ल देना चाहें, मतलब यह है कि मरकज और जम्मू कश्मीर के दरमियान जो पावर्स हैं उनको शेयर किस तरह किया जाएगा, उनका बंटवारा किस तरह होगा। और बंटवारा मरकज और यूटी के दरमियान नहीं होता, क्योंकि यूटी के कोई इख्तियारात नहीं है। यूटी के तमाम इख्तियारात जो हैं वो या तो मरकज के पास हैं या लोक भवन के पास हैं। आपके तमाम कैबिनेट के फैसले पहले लोक भवन जाते हैं, वहां पे दस्तखत होते हैं, फिर जाके उनका ऐलान होता है। तो आप किस तरह की पावर शेयरिंग की बात कर रहे हो स्पेशल स्टेटस के तहत, अगर आपका कोई स्टेट लिस्ट ही नहीं है। क्योंकि मामला सिर्फ यही है, किसी भी स्पेशल स्टेटस में स्टेट लिस्ट के कितने पावर होंगे
सेंट्रल लिस्ट के कितने पावर होंगे और कंकरेंट लिस्ट के कितने पावर होंगे। झगड़ा यही है। तो बिना रियासत के स्टेट लिस्ट है कहां? सारा तो यूनियन लिस्ट है। इसलिए हम कहते हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए हमें एक बुनियाद डालनी है। उस बुनियाद पे हम इमारत खड़ी करेंगे, लेकिन हम उस इमारत को भूले नहीं। हुकूमत बनते ही जो पहला असेंबली का सेशन रहा, हमने उसमें जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस विद कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज का रेजोल्यूशन पास करा के मरकज को भेजा, और वो आज भी जिंदा है। वो रेजोल्यूशन, उसको रद्दी की टोकरी में, जो आप बार बार हमें याद दिलाते हो, अंदरूनी खुदमुख्तारी वाला रेजोल्यूशन, और कहते हो ना इसको तो मरकज ने रद्दी की टोकरी में फेंका। चलिए, उसका जो हुआ सो हुआ। ये वाला तो अभी जिंदा है। कभी ना कभी तो इस पे बात होगी, लेकिन बात तो तभी मुमकिन होगी जब मरकज अपने स्टेटहुड का वादा पूरा करेगी। इसलिए हम कहते हैं कि कम से कम वो चीज जो मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया है, वो हमें मिल जाए, फिर हम आगे चलेंगे। लेकिन ये लोग जो बीजेपी को नाराज नहीं करना चाहते, जो मरकजी हुकूमत को नाराज नहीं करना चाहते, अपने घरों में बैठे रहे और ट्वीट 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 ट्वीट, बाहर बारिश, और ये लोग रजाइयों में बैठे सोशल मीडिया के जरिए अपना सिलसिला चलाते रहे। जम्मू कश्मीर के लोगों ने अब देखा कि सड़कों पे लोगों के हकूक के लिए, लोगों की इज्जत की बहाली के लिए और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए वो कौन लोग हैं जो जद्दोजहद और लड़ने के लिए तैयार हैं, और वो कौन लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल फोन के पीछे बैठे रहते हैं। और जैसे मैं बार बार कहता रहा, ये शुरुआत है, ये खात्मा नहीं है। ये सिलसिला चलता रहेगा। क्या नई शक्ल होगी, क्या तरीका होगा, वो तंजीमी लेवल पे जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की सदारत में हम बैठ के तय कर लेंगे कि आगे क्या करना होगा। सिलसिला इसी तरह चलेगा। कुछ प्रोग्राम जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे हमने किया, हम सिर्फ दिल्ली नहीं गए, 2 बड़े जलसे, एक श्रीनगर में एक जम्मू में। जब हम दिल्ली में थे तो यहां हमारे पार्टी के साथियों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सिलसिला जारी रखा। तो हमारे तरफ से इस लड़ाई में कोई कमी नहीं होगी। हम इस बात पे कायम हैं कि हमने मरकज की हुकूमत को उनका किया हुआ वादा याद दिलाना होगा, और उम्मीद करते हैं कि आज नहीं तो कल वो अपने इस वादे को पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर को दोबारा जो है एक रियासत का दर्जा मिल जाएगा। मेरे लिए और मेरे साथियों के लिए कल के एहतजाज का जो सबसे बड़ा सिंबल रहा है, वो हमारे सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब 90 साल की उम्र में अपने हाथ में अपना सोटी लेके जो है हमारे लिए, हमारी इज्जत की बहाली के लिए जो है निकल चले और पैदल अपने मंजिल के तरफ हमें साथ लेके चल रहे थे। मुझे नहीं लगता है इससे ज्यादा पावरफुल कोई इमेज जो है वो हम आपको दिखा सकें। मैं सिर्फ अपने आवाम से उन्हें
ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम अपने किए हुए वादे उन पे कायम हैं और इंशाल्लाह कायम रहेंगे। इस मौके पे मैं उन तमाम साथियों को शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने अपने दम पे दिल्ली जाने का सफर तय किया। पार्टी के तरफ से एक भी साथी की मदद नहीं हुई। हमने उनके लिए जहाज की टिकटें नहीं कराई, रेल की बोगी बुक नहीं की, गाड़ी में जगह नहीं रखवाया। जितने लोग गए अपनी मर्जी से गए और अपने दम पे। तो वो लोग जो हमारी कोशिशों को नजरअंदाज करते हैं और कहते इतनी बड़ी पार्टी, वहां तो इनको लाखों लोगों को ले जाना चाहिए था, हमने लिया किसी को नहीं। सब अपनी मर्जी से आए और मुझे उम्मीद है आगे अगर हमें फिर इस तरह का वहां पे प्रोग्राम रखना पड़ेगा तो इंशाल्लाह इसी तरह मेरे साथी जो हैं इन प्रोग्रामों के साथ जुड़ते रहेंगे। लेकिन शुरू में मैं इतना ही कहते हुए अब आपसे गुजारिश करूंगा कि एक एक करके आप अपने सवाल पूछ लीजिए। उमर साहब, जिस तरीके से कल प्रोटेस्ट हुआ है दिल्ली के जंतर मंतर पे और कई सारी मीटिंग्स उससे पहले आपने की, जिस तरीके से यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स उनके साथ मीटिंग हुई और कई सारे लीडर्स को आपने इन्विटेशन भेजा है, तो कितने आपके वहाँ पे ज्वाइन हुए हैं और कौन कौन से ऐसे लीडर्स जो नेशनल लेवल के वो ज्वाइन हुए? यहां से तो आप खुद जानते हो ना, अब मैं क्या कहूं। यहां तो लगभग जिन जिन को हमने बुलाया वो यहीं रहे। कांग्रेस के हमारे साथी बिल्कुल हमारे साथ खड़े रहे शुरू से लेके एंड तक। कुछ साथी सीपीआई सीपीएम वो मौके पे वहां पहुंचे, उन्होंने भी साथ दिया। कुछ साथी जो वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे वो पहुंच नहीं पाए। आपने खुद वहां की फुटेज देखी होगी, किस तरह टीयर गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया जा रहा था। बदकिस्मती से जो हमने बैकअप वेन्यू रखा था, शायद हमें पता नहीं था कि इतने जो है हालात नई दिल्ली के अंदर बिगड़ जाएंगे। नहीं तो हम बैकअप वेन्यू कहीं और रखते जहां लोगों के लिए पहुंचना ज्यादा आसान होता। लेकिन आप इस चीज से अंदाजा कर सकते हो कि जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद मैं खुद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं दूसरे प्रोग्राम में भी हिस्सा लूं। मैंने 3 मरतबा कोशिश की और तीनों मरतबा मुझे वापस मुड़ के जाना पड़ा। तो मुझे एनसीपी, टीएमसी और अखिलेश जी की पार्टी और 1-2 और पार्टियों के साथियों ने फोन पे मुझसे पूछा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमें रास्ता बताइए। मैं उनको कह रहा था ना, मैं खुद फंसा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं पहुंच पाया तो मैं आपको बता दूंगा। वो पहुंच नहीं पाए। अब इसके लिए अगर हमें उन साथियों को शामिल करने के लिए एक अलग प्रोग्राम रखना पड़ेगा, उस पर हम, जैसे मैंने आपसे कहा, फारूक साहब और बाकी पार्टियों के साथियों से मशवरा कर लेंगे। मेरा एक सवाल है, सर सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत एक कश्मीरी पंडित थे जिनका एक केस हाईकोर्ट में चल रहा था और उन्होंने कहा था कि श्रीनगर से जम्मू शिफ्ट किया जाए क्योंकि टेररिज्म है, और कोर्ट ने उनको साफ साफ कहा था कि ये श्रीनगर के अंदर अब उतना टेररिज्म नहीं है। तो अगर कोर्ट ने इस चीज का वो दिया तो बीजेपी वाले बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि टेररिज्म कश्मीर के अंदर अभी हो? ये सवाल बहुत अच्छा है और मैं भी ये सवाल पूछता रहता हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप हमें बताइए ना, जब आप कहते हो कि उचित समय पे जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलेगा, उस उचित समय को तोलने का तरीका क्या है? एक तरफ से आप हमें कहते हो कि अभी भी मिलिटेंसी है इसलिए हम आपको रियासत का दर्जा नहीं दे सकते हैं। दूसरी तरफ से जब एक कश्मीरी पंडित सिक्योरिटी का एक केस बना के हाई कोर्ट में अपने आप को श्रीनगर से जम्मू ट्रांसफर करने की बात करता है, तो हाई कोर्ट का ये कहना है कि यहाँ टेररिज्म है नहीं। तो दोनों चीजें साथ साथ चल नहीं सकती। हम भी मानते हैं कि हालात में एक बेहतरी आई है। अब अगर अदालत को भी लगता है कि हालात में इतनी बेहतरी आई है, हम भी कहते हैं कि अब हालात इतने साजगार हो गए हैं कि आप हमें रियासत का दर्जा दे सकते हो। मरकज की हुकूमत क्यों कह रही है कि हालात खराब हैं? और अगर हालात खराब है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है?
क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो जिम्मेदारी कहीं और है। साहब, जिस तरीके से यहाँ से फिर सर आपने कल प्रोटेस्ट किया, कल स्टे रुके, अच्छी बात है जम्मू कश्मीर के लिए, बट सर यहाँ पे कल आधे घंटे सुबह बारिश हुई, वाटर लॉगिंग हमें हर किसी जगह देखनी पड़ी। नालैमा रोड की बात करें, डॉक्टर अलीजा रोड की बात करें, या क्लॉक टावर लाल चौक की बात करें, डाउनटाउन में बहुत सारे दुकानदारों का नुकसान हुआ, जहाँ पानी गया, इलेक्ट्रॉनिक सामान सारा खत्म। सर वो भी कंपनसेट है, और ये वाटर लॉगिंग का सिलसिला कब तक श्रीनगर में हमें देखने को मिलेगा? ना, बहुत अच्छा सवाल है। बदकिस्मती से ये सवाल उन लोगों को आपको करने का मौका ही नहीं मिलता जिनको इस सवाल का जवाब देना चाहिए। जिन लोगों ने स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लाया, जिन लोगों ने यहां स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया, और जिन लोगों ने स्मार्ट सिटी का कोई बचा हुआ 10% जो है विरासत के तौर पे हमें दिया उसको मुकम्मल करने के लिए, उन लोगों को कभी आपको मौका मिले तो पूछना चाहिए कि मां सिवाय एक झेलम के किनारे वो फुटपाथ जो उन्होंने सजा के दिया हुआ है हमें, उसके अलावा स्मार्ट सिटी का पैसा गया कहां? एक सेकंड ना, मुझे खत्म करने दीजिए। पिछली कैबिनेट मीटिंग में बिल्कुल इस चीज को देखते हुए कि स्मार्ट सिटी का जो मकसद था और जो उसकी असलियत है, दोनों में फर्क है। कैबिनेट ने उस वक्त ये कहा कि हमें अब स्मार्ट सिटी पे एक थर्ड पार्टी ऑडिट चाहिए उसकी इफेक्टिवनेस को देखने के लिए, लेकिन अभी तक वो स्मार्ट सिटी थर्ड पार्टी ऑडिट का ऑर्डर जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है। लेकिन हम अपने तरफ से जितनी भी हमारी रिसोर्सेज हैं श्रीनगर शहर के ड्रेनेज वगैरह को ठीक करने के लिए हम लगा रहे हैं, लेकिन इतना पुराना मसला जो इन लोगों ने ठीक करने की कोशिश भी नहीं की, रातों रात हम कर नहीं पाएंगे। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। आप बाकी जगहों की बात कर रहे हो, हमारे लिए शर्म की बात है ना। सेक्रेटेरिएट का फर्स्ट फ्लोर पानी के अंदर था, ग्राउंड फ्लोर मतलब, सॉरी। तो मैं अब किसको पकड़ूं? आप जिन सड़कों की बात कर रहे थे वहां तो चलिए पानी देखने को मिलता ही है, लेकिन सेक्रेटेरिएट के ग्राउंड फ्लोर पे 1 फुट पानी आना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो अब इस पे जरूर हम तमाम हालात का, मौसम ठीक हो जाने दीजिए, हम इसका एक इंक्वायरी करा के देख लेंगे हमें इसमें करेक्टिव एक्शन क्या लेना होगा। जहां तक कॉम्पनसेशन की बात होगी, जिन जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनके नुकसान का असेसमेंट होगा, और फिर जो भी हमारे पास जो गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस के तहत जितनी भी हम रिलीफ दे सकेंगे हम दे देंगे। मतलब जिस तरीके से प्रोटेस्ट स्पेसिफिकली स्टेटहुड के लिए रखा गया था, अगर यही प्रोटेस्ट इसमें 35A का जिक्र किया होता 370, ताकि यहाँ की सियासी जमातें भी इस प्रोटेस्ट का में शरीक होती, और उस तरीके से मरकजी सरकार पे भी दबाव बनता। नहीं, मरकजी सरकार पे कोई दबाव नहीं बनता ना। मरकजी सरकार को चाहिए ही यही, इसलिए अपने लोगों से वो यही बात कहलवा रहे हैं। जिस दिन आप स्टेटहुड और 370 को एक ही प्रोटेस्ट में जोड़ दोगे, 370 ये लोग आपको नहीं देने वाले हैं। इनको बहाना मिलेगा स्टेटहुड ना देने का। आप और मैं जानते हैं ना, इस मौजूदा बीजेपी हुकूमत से आपको 370 नहीं मिलने वाला। मैंने बार बार कहा हुआ है, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपने लोगों को धोखा देगा। मैंने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों से कहा हुआ है कि ये उम्मीद करना कि जिन लोगों ने हमसे 370 लिया है वही लोग हमें प्लेट पे 370 वापस देंगे, ये बेवकूफी है। हमें 370 जम्मू कश्मीर की स्पेशल स्टेटस हमें लाना होगा, लेकिन इस हुकूमत के तहत हमें मिलेगा नहीं। इस हुकूमत से कम हमें बुनियाद तो मिले। और मैंने अभी ओपनिंग में आपको कहा 370 का बिना स्टेटहुड के कोई मायने ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब कोई मुझे कहेगा ना लद्दाख को ये 371 की बात कर रहे हैं। आप फाइन प्रिंट पढ़िए, लद्दाख को फिलहाल वो क्या दे रहे हैं? जहां उनके 2 हिल काउंसिल थे वहां 7 हिल काउंसिल बनाने की बात कर रहे हैं, बस इतना ही। मतलब जहां इनके 2 बड़े इदारे थे, 2 मजबूत इदारे थे, एक करगिल में एक लेह में, अब उनको डाइल्यूट करके 7 कर दिए। इसका सीधा सीधा अगर आप जम्मू कश्मीर के साथ उसका कंपैरिजन करना चाहेंगे, मतलब यही होगा कि हमारी असेंबली लेके वो हमें 20 जो है ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड दे देंगे।
लेकिन वो हमने पहले भी देखा। स्टेटहुड की उम्मीद इनसे की जा सकती है। स्टेटहुड पे तो ये वादा बंद है, आज नहीं तो कल इनको अपना वादा पूरा करना होगा। हम गए उनको वादा याद दिलाने के लिए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वादा किया है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अपने फैसले में, कहा कि एट द अर्लीस्ट एज सून एज पॉसिबल। हम ये याद दिलाने गए और बार बार उनको याद दिलाएंगे। Do you feel that the timing of the protest was not right, as New Delhi was facing protest of CJP protest? Now, अगर हम also one more I'm adding to this. Do you feel that that lack of unity among the political parties in Jammu and Kashmir would not make New Delhi to buckle under what? As far as your second question first, there is a saying in English. You can take a horse to the water, you can't force it to drink. We can make attempts at unity, we can't force it. This question is better posed to those parties who chose to stay away. Now, as far as the timing of the protest is concerned, there is no perfect timing. But when this protest was announced, Cockroach Janata Party wasn't even on the ground in Jantar Mantar. If you remember, we first told you about this protest as soon as we came out from our meeting in Dachigam. Those of you who were present outside the gate, when my colleagues came out and briefed you, they said that one of the decisions of the protest, of the meeting in Dachigam, was that we would go to Delhi and we would protest on the first day of Parliament. It is only after our announcement that the situation in Delhi developed and Cockroach Janata Party occupied Jantar Mantar. Now, if that had been the basis of our postponement, आप में से कितने सारे ऐसे होते जो कहते हैं ना नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले डर गए, ये पीछे हट गए, इनका जाने का कोई इरादा नहीं था, इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को जो है बहाना बना के इन्होंने मैदान छोड़ दिया। हम मैदान छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, हमने अपनी प्रेजेंस वहां बनाई, मजबूर किया, कम से कम वहां हमारा नोटिस तो लिया गया, हमारी बात हो रही है, हमारा इतना ही मकसद था। सुनील शर्मा ने हाल ही में कहा कि जब तक एजेंसी नॉट नहीं देती यहाँ पे स्टेटहुड रिस्टोर नहीं किया जा सकता और लॉ एंड ऑर्डर हाथ में दिया जाएगा तो जैसे पहले कत्लोगारत होता था यहाँ पे वैसे फिर से एक बार हो जाएगा। हाल ही में उनका ये बयान आया था। अब मैं वैसे तो उनके बयानों पे ज्यादा टिप्पणी करता नहीं हूँ क्योंकि फिर मुझे रोज उसी पे बात करनी होगी, रोज उनका कोई ना कोई बयान तो निकल ही जाता है और मैं इतना वेला आदमी हूं नहीं कि रोज मैं उनकी बातों पर टिप्पणी करूं। अब क्योंकि आपने बात छेड़ दी, अब एजेंसीज तय करेंगे, फिर पॉलिटिकल सिस्टम कहां का। मैं तो मानता अगर वो ये कहते हैं कि वजीर आजम फैसला करेंगे, गृह मंत्री साहब फैसला करेंगे, वहां तक तो मैं जाने के लिए तैयार हूं, वो भी ठीक है, लेकिन अब उन्होंने सारी जिम्मेदारी एजेंसियों पर डाल दी है कि अब एजेंसी डिसाइड करेंगे कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। और अगर यही है, सुप्रीम कोर्ट में यह बात क्यों नहीं कही गई? सुप्रीम कोर्ट में यह क्यों कहा गया था उस वक्त कि हम जो है इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर की रियासत जो है वो दोबारा बहाल करेंगे? एक क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करिए और सुप्रीम कोर्ट को फैक्चुअल पोजीशन दे दीजिए। बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात करनी चाहिए और ये कहना चाहिए ना हम एजेंसी के रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जैसे एजेंसी हमें इजाजत देगी, एजेंसी की इजाजत के बिना हम जम्मू कश्मीर को रियासत नहीं दे सकते। हम भी फिर एजेंसी के रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। पैराडाइम शिफ्ट ऑफ कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी वर्डिक्ट देते, दे आर गिविंग वर्डिक्ट फॉर द वन कम्युनिटी, या हम कहेंगे कि हमारा स्टेटहुड जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास ही था। तो आपको नहीं लगता है कि जो एसआईआर अभी हुआ है, डिलीशन ऑफ वोट्स हुए या बाकी चीजें हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? अभी ना, मैं एसआईआर पे यहाँ बात नहीं करूंगा। एसआईआर का फिलहाल जम्मू कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है और हमारे इलेक्शन 3.5 साल दूर हैं। एसआईआर को छोड़ दीजिए। Trust in the court, not in the protesters. Now you have hit the streets in New Delhi. And earlier you said तब हमारा कोई पिटिशन कोर्ट में है नहीं ना। shifting the narrative what BJP is हमारा कोई पिटिशन कोर्ट में है नहीं।
अगर कोर्ट में कोई हमारा मामला पेंडिंग होता तो फिर हम उसका इंतजार करते, लेकिन फिलहाल हमारा कोई मामला कोर्ट में पेंडिंग नहीं है ना। Public movement करने का ख्याल, उमर साहब यहाँ से। What's the statement? Why you retracted it a day ahead of a rally? What statement? About your Trump, a sarcastic statement about Trump. Who retracted a statement? In your article. In it. क्या? Why In your article, you retracted on this. I have not retracted anything. Did you read my piece? Yeah, I read it. You read it, no? Wasn't it self-evident? Did you hear my entire speech in Jammu? But what was No. Did you hear my speech in Jammu? Yeah, I heard. Did you read my article? Did it not make sense to you? No, I'm saying why was the need of Why? Because I don't believe a newspaper like the Indian Express should misrepresent what I said. I think it's important that newspapers like the Indian Express, when they write editorials, I can't get into arguing with all their journalists here. Those that have an agenda will always have an agenda. I don't mind an agenda coming from individual journalists working for the Indian Express. My problem is when the newspaper writes an editorial that is factually incorrect. And I have a right as an individual to put the facts straight. The facts were quite simple. I have never internationalized Kashmir, nor did I ask Mr. Trump to get us statehood. It was purely a reaction to what I was told कि इन लोगों को जंतर मंतर से स्टेटहुड नहीं मिलेगा। मैंने उसके मुतबादल में कहा कि अगर हमें अपनी राजधानी से नहीं मिलेगा फिर कहाँ से मिलेगा? Which is all. So there was no retraction. Okay, Umar sir, yes, understand the shift from your election campaign to the post when you were in the government. You used to say that statehood would come on its own. Government has promised we will fight for. Well, that was. But now you have gone into legality. जब आया ही नहीं तो हम क्या करें? Academics of it. Why is it so? जब आया ही नहीं तो हम करें क्या? Is this the result of your meetings with Mr. Modi? Or Mr. No, it's not. It's the result of not having statehood in almost just under 2 years. In October, it will be 2 years. I had assumed when the Supreme Court says as soon as possible, at the earliest, it would mean that at the earliest means what? 2 months, 3 months, 6 months, not 2 years. The shift is not because of any other reason other than the fact that we believe Government of India would remain committed to what it has said in the Supreme Court and restore statehood automatically. That hasn't happened. So that's why we are doing this. आसानी से कुछ नहीं मिलेगा, ये सब जानते हैं। क्या पब्लिक मूवमेंट बनाने का ख्याल है? क्या स्पेशल स्टेटस है? क्या चाहिए फिलहाल ये? ना, मैंने जैसे आपसे कहा सिलसिला ये चलता रहेगा। क्या नई शक्ल होगी वो हम तय कर लेंगे, लेकिन ये सिलसिला कुछ प्रोग्राम जम्मू कश्मीर के अंदर, कुछ प्रोग्राम दिल्ली में या कहीं और, सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। हमने 2 बड़े प्रोग्राम श्रीनगर और जम्मू में किए लोगों को अपने साथ जुड़वाने के लिए। अब अगर यही सिलसिला हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेना पड़े हम ले लेंगे, अगर हमें असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे लेना पड़े हम ले लेंगे, लेकिन इस चीज के लिए पार्टी के अंदर बात करके हम तय कर लेंगे। रही बात यहाँ मैं इसी पे, क्योंकि इन्होंने बात छेड़ी, वाकई रजौरी और पुंछ में बहुत नुकसान हुआ है और कीमती जानें भी गई हैं, जिस तरह नासिर ने शुरू में आपसे कहा। पहले तो हमारी मुकम्मल कोशिश है कि किसी और की जान न जाए। मैंने कल जो रिव्यू मीटिंग लिया था वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, मैंने अफसरों को वाजिया हिदायत दी है कि जो वल्नरेबल एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करके जो सबसे वल्नरेबल फैमिलीज हैं वहां पे, जो नालों के करीब, दरियाओं के करीब या लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज के करीब रहते हैं, उनको शिफ्ट किया जाना चाहिए। जो सड़कें लैंडस्लाइड और रॉक फॉल्स के जो शिकार रहते हैं, उन सड़कों पे ट्रैफिक रेगुलेशन जो है वो किया जाए अगले 3-4 दिनों के लिए। लेकिन जहां तक रजौरी और पुंछ के नुकसान की बात है, मेरे 2 मिनिस्टर जो हैं मौके पे अभी पहुंच जाएंगे, वो वहां पे रहेंगे फिलहाल जब तक वहां पूरी तरह से हालात ठीक नहीं होते। उसके बाद जो रिकवरी और जो रिकंस्ट्रक्शन और रिलीफ का हमें सिलसिला चलाना होगा वो हम जरूर चलाएंगे। ठीक है, थैंक यू।